हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सो आज हम क्या करने वाले ना, आज हम मैथ्स के तो हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करते हैं एक साइंस का चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स का करते हैं क्लास 10th का ही, ओके, क्योंकि बोर्ड्स बेटा करीब है और आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। और रिवीजन करते हैं एक शॉर्ट वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इसकी, ठीक है ना। सिंपल एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश। एटलीस्ट लाइट का जो एक पार्ट है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको तो फिनिश कर देंगे। और बिलीव मी, हम इस तरह पढ़ाई करेंगे कि इवन जिस बच्चे ने पहले पढ़ा भी ना हो ना, उस बच्चे को भी ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। देखो बेटा, तो सबसे पहले आज हम लाइट का पहला पार्ट करने वाले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता क्या कहती है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराए और बाउंस बैक करके वापस आ जाए। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डज दैट मीन? जब एक लाइट जाए और किसी सरफेस से टकराए और टकराने के बाद वो वापस आ जाए उसी मीडियम में, ठीक है, सेम मीडियम में वापस आ जाए, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मिरर है हमारा, ठीक है बेटा, ये कोई सरफेस है या मिरर है, यहाँ पे लाइट इस तरह से आई, ये यहाँ टकराएगी, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ बोल सकते हैं, कुछ ही बोलो, पी बोल लो। फिर ये सेम एंगल बनाते हुए बेटा यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब सेम एंगल बनाते हुए होगी, जरूरी है ऐसा? हाँ बिल्कुल जरूरी है। कब? तब जरूरी है बेटा जब ये एक प्लेन मिरर हो, तब ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन जो है वो 2 तरीके का होता है, डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो सब चीजें पता चल जाएंगी। तो बेटा रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब एक लाइट रे जाती है, किसी सरफेस से टकराती है, तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है टकराने के बाद। ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो यहां से लाइट गई, ऐसे टकरा कर वापस आई, तो जिस पॉइंट पर ये टकराएगी ना, वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे आप, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और उस परपेंडिकुलर लाइन को हम पता क्या बोलते हैं? एन मींस नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। जल्दी जल्दी से समझना, ध्यान से समझना, पूरा फोकस आपका यहाँ आना चाहिए। और सच बता रहा हूं कि हम पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जितने भी आप रे डायग्राम से डरते हो ना कि यार ये वहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसे बनता है, कैसे बनता है, हमें याद नहीं हो रही, प्रैक्टिस में नहीं आ रही, रटा दूंगा भाई साहब, देख लेना आप एक बार, ठीक है। ध्यान से सुन लो, अच्छे से बताऊंगा, बस फोकस इधर रखना। तो इंसिडेंट रे ऐसे गई, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ गई। तो एक यहाँ पर ना 2 एंगल्स बनते हैं, एक बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बेटा वो बनता है नॉर्मल के साथ, तो यहां जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाएगा, मतलब भाई एक एंगल बनने के लिए हमें 2 लाइन चाहिए होती हैं, ठीक है, 2 लाइन चाहिए होती हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बनेगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल से मिलके। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे मिलके बनेगा? तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से मिलके बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। अब बच्चों पता है आप लोग गलती क्या कर देते हो? कुछ बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है बेटा, सबसे हो जाती है। जैसे कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, बच्चे इसको आई मान लेते हैं, इसको कई बार आई लिख देते हैं कि यार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये वाला है, मतलब इंसिडेंट रे और इस प्लेन मिरर के बीच का एंगल आई है। तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्या कह रहे हो? हम नहीं करते ठीक है, देखेंगे, अच्छी बात है, नहीं करो, करना भी नहीं है बेटा आपको, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। बट कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि जो एंगल इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री है। अब वो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड एंगल बताओ कितना होगा। तो आप पता क्या कहते हो कि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यही ना फर्स्ट लॉ। अभी बताऊंगा दोबारा से। तो आप कह दोगे कि आर की वैल्यू भी इसमें 60 हो जाती है। ना बेटा, ना ना ना, गलती कर दी ना यहीं। यहाँ पे क्या गलती कर दी? उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में एंगल बनना है, तो रे और प्लेन मिरर ये है, यानी कि ये वाला एंगल 60 है। अब आप कहोगे तो ये कैसे निकालेंगे भैया? तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये नॉर्मल बोली थी ना मैंने, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बोली थी ना, मतलब ये यहां से लेके यहां तक कितना एंगल है? 90 डिग्री है, ओके। तो ये अगर 90 है तो ये कितना बचेगा बताओ? 90 में से आप 60 को घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 डिग्री। और अगर आई 30 है तो आर भी कितना आ जाएगा अपना? 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री आएगा। समझ आ गया सभी को? आ गया होगा, आएगा, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा हमने यहां पर देखा कि इंसिडेंट रे इस तरीके से आती है, प्लेन मिरर से टकराती है और सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट रे बन जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। उसी रे को फिर हम नया नाम देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं उसी रे को, ठीक है।
ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर होती है, सिंपल यही चीज है। तो बेटा अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कहते हैं ये बताओ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है हमारा कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कि ध्यान से सुनना, वर्ड्स इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे फसलों में, यार ये वर्डिंग क्या है, मतलब किस तरीके से लैंग्वेज क्या लिखी है। कुछ नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप लोग। ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? नॉर्मल। ये तीनों की तीनों कहां मीट कर रही हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। क्यों बोला इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पर इंसिडेंट कर रही है लाइट, वो पॉइंट, ठीक है, वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसी पॉइंट पर ये भी पड़ रही है, ये भी पड़ रही है और ये भी पड़ रही है। तो हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों की तीनों चीजें जो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस पर टकरा रही हैं, वो तीनों की तीनों चीजें सेम प्लेन पर लाई करती हैं। समझ आया? ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि इंसिडेंट रे यहाँ और रिफ्लेक्टेड दूसरे प्लेन पर जा रही है, नहीं, यहाँ टकराई तो यहीं से निकलेगी ना रे, सिंपल सी बात है, ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट लो हो गया हमारा, ठीक है। और सेकंड लो क्या कहता है बेटा? सेकंड लो मेरे बच्चे ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई जो है ना वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा, किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। जब प्लेन सरफेस पर कोई भी लाइट टकराएगी तो जो एंगल आई है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बना आई वो हमेशा एंगल आर के बराबर ही आएगा। सेम एंगल बनाते हमारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। किसी को दिक्कत? याद है? कुछ दिक्कत नहीं होगी यार, बिल्कुल फुद्दू सा टॉपिक है ना। कहीं दिक्कत हो मुझे मैसेज करना, कमेंट डाउन करना और हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। ओके, देखो आगे चलते हैं। अब बेटा रिफ्लेक्शन ना दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये हमारा क्या है? मिरर है। एक और ले लेते हैं केस, ये भी हमारा मिरर ले लिया बेटा दूसरी जगह। हमने क्या किया? ये प्लेन मिरर लिया और इधर हमें प्लेन मिरर लेना नहीं है, अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये हमने क्या किया? ऐसे प्लेन सरफेस लिया, कोई भी प्लेन सरफेस ले सकते हैं, मिरर ही जरूरी नहीं है। और यहां पर मैंने प्लेन लाइट्स डाली, आई मीन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कराया। क्या कराई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल दी। बीम क्या होता है? बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो बीम का मतलब होता है बहुत सारा, एक तरीके से बहुत सारा ग्रुप ऑफ लाइट्स आ रही है, बहुत सारी लाइट्स आ रही है ग्रुप में, बहुत सारी रेज आ रही है एक साथ, उसको बोलते हैं बीम। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आई, पैरेलल है, और ये सारी की सारी लाइट्स, ठीक है, सारी की सारी पैरेलल आई हैं। तो ये इंसिडेंट होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी हमारी हमेशा पैरेलल ही जाएंगी। और जब ये बेटा पैरेलल जाएंगी तब हम इनको कहेंगे कि ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और यहां पे क्या होगा बेटा? तो यहां पे ना हमें बनाना पड़ेगा एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। होता है किससे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमेशा होता है जो कि एक स्मूथ सरफेस ना हो, रफ सरफेस हो। कैसा सरफेस हो? एक रफ सरफेस हो। ऐसा रफ सरफेस हो गया, खुरदुड़ा सा सरफेस है भाई, प्लेन नहीं है बेचारा। अब लाइट कुछ हमने तो डाली, देखो भाई पैरेलल बीम नहीं डाल रहे हैं हम तो शरीफ आदमी है ना, अपन है शरीफ आदमी। ठीक है, पर ये बदमाश है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको यार, ये क्या कह रहा है। ये बच्चों ये कह रहा है कि इसमें पैरेलल बीम जो लाइट जाएगी ना, ये उसको रिफ्लेक्ट कराने के बाद पैरेलल नहीं रहने देगा। ओके, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो होंगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो सारी की सारी आपस में पैरेलल नहीं होंगी। जैसे यहां से टकराई तो लाइट ऐसे चलेगी, यहां टकराई तो लाइट ऐसे चलेगी इधर को, और इधर टकराई तो लाइट ऐसे चलेगी। अब किधर भी जा रही है लाइट्स, कोई पता नहीं है इनका, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया इसके बेचारे के। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। किसी को दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप लोग जो मिरर में इमेज देखते हो अपनी, वो कैसे बनती है? प्लेन मिरर में इमेज देखते हो, शक्ल देखते होगे ना अपनी रोज रोज कहीं भी जाने से पहले, है ना?
अब हम वो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, प्लेन मिरर में कैसे होता है। ये हमारी बेटा प्लेन मिरर बना दिया हमने, इस तरह बना दिया। एक पॉइंट की देखते हैं पहले, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने ले ली, इसकी इमेज देखते हैं कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक पॉइंट की अगर मुझे इमेज बनानी है ना, तो वो पता कैसे बनती है, उससे दो रेज जाती हैं। कितनी रेज जाती हैं? दो। क्या दो ही जाती हैं सिर्फ? एक्चुअली में आपने जितने भी डायग्राम्स देखे होंगे उसमें सभी ने आपने दो रेज डाली होंगी, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। वहां से सिर्फ दो ही इमेज नहीं निकल रही है, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, तो क्या मेरे हेड से, मेरे फेस से क्या सिर्फ दो ही रेज जा रही है? नहीं, वहां से अलॉट ऑफ बहुत सारी रेज टकराकर इधर उधर फैल रही होती है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज होती है, बट हम दो को सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि मुझे दो लाइन अगर मिल जाएंगी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा, जहां वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर मेरी इमेज बन जाएगी। तो मैं वो स्टडी करने के लिए, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ दो रेज लेता हूं। एक्चुअली में दो नहीं जा रही, बहुत सारी जा रही है वहां पे। ओके, तो बेटा यहां पर भी मैं दो ही रेज लेता हूं और देखते हैं क्या होता है। एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी। ये जब ऐसे जा रही है बेटा, तो यहां पर एक बनेगा नॉर्मल, ऐसे इधर एक नॉर्मल बनेगा। तो ये इस तरह सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कि यहां से सेम एंगल बनाते रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इमेज है वो यहां बनेगी। कैसे? देखो, क्योंकि हमें लगेगा कि पीछे से आ रही है, हमारी आई को क्या लगेगा कि ये जो लाइट है ना वो पीछे से आ रही है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लगेगा है, यहाँ पे हमारी ये सुंदर सुंदर दो नयन इस तरह इसको देख रहे हैं, ठीक है, लाइट को। तो हमें क्या पता चलेगा बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे कैसे, लाइट रेज ऐसे आ रही है। बट होता क्या है, होता मेरे बच्चे ये कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, जब चैप्टर को हम डीप में पढ़ते हैं सारी बातें बताते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि लाइट जो है ना, लाइट देखो, पहली बात तो कि लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, हमको देखने योग्य बनाती है किसी भी चीजों को। अगर मुझे किसी भी चीज को देखना है तो मुझे उसके ऊपर लाइट डालनी पड़ती है, टॉर्च से डाल के देखते हैं, अगर अंधेरे आ गई तो, है ना, किसी चीज को पर्टिकुलर देख रहा है, टॉर्च लगा दी, उधर दिख जाती है चीज। क्यों? क्योंकि लाइट एनेबल्स अस टू सी। ठीक है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का भी बहुत बड़ा स्रोत है भाई, है ना, सोर्स है। तीसरी बात बेटा, लाइट जो है ना वो दोनों नेचर दिखाती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। इसके बारे में आप डीप में थोड़ा आगे पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे कि पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी क्या होता है। मतलब ये वेव नेचर भी शो करती है, वेव की तरह आती है ना लाइट, ठीक है, और वो पार्टिकल से भी बनी होती है। क्यों? कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह। ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स भी हैं, इसलिए पार्टिकल नेचर शो करती है, और वो वेव की तरह ट्रैवल करती है, इसलिए वो वेव नेचर भी शो करती है। तो लाइट के दोनों नेचर्स होते हैं। एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे क्या बात आती है, हमने क्या कहा था कि बेटा जो लाइट है वो हमेशा ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। किसमें? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, हमेशा, कभी वो मुड़ती झुड़ती नहीं है। उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स भी 8th क्लास में भी हमने करा है। कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम कि जो सीधी लाइन आती है वहीं हम ट्रांसफर हो पाते हैं किसी ट्यूब वगैरह के थ्रू, तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि भाई लाइट जो ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है बेटा, तो ये पीछे कहीं से आ रही होगी, और ये अगर ऐसे आ रही है तो ये पीछे कहीं से आ रही होगी, और ये जहां इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहीं हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है बेटे, और ये बन गई इसी की इमेज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, समझ जाना। ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये बन जा रहा है। अब चलो, अब देखते हैं आगे। अब बेटा बात क्या आती है ना, दो तरीके की इमेजेस होती हैं। इमेजेस जो है वो दो तरीके की होती हैं। ठीक है, पहली होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर क्या है? कौन कौन सी इमेजेस होती हैं? ये हम जो शीशे में देखते हैं वो कौन सी इमेज होती है, और जो हम टीवी पे देखते हैं वो कौन सी इमेज होती है? तो बेटा जो हम शीशे में देखते हैं ना, अपने मिरर में जो अपनी शक्ल देखते हैं, हम अपना फेस देखते हैं रोज, वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, जी हाँ, वो वर्चुअल इमेज होती है। और रियल कौन सी होती है फिर? तो रियल बेटा वो इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे? तो इसके पीछे ना क्या क्या होता है ना, जैसे मैंने मिरर रखा, ठीक है, अब उसके सामने इमेज बन गई। ठीक है, तो मैं उसके सामने जब एक स्क्रीन को लेके आऊंगा ना, ऐसे स्क्रीन को, जैसे यहाँ इमेज बनी है, तो मैं एक स्क्रीन या एक कार्डबोर्ड को ऐसे लेके आऊंगा, यहाँ रखूंगा, तो उस चीज की, जैसे स्कूटर है, स्कूटर की इमेज उसमें बननी थी, तो वो यहाँ बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी बना के दिखाऊंगा, तो यहाँ इमेज ना स्कूटर की बनी दिखेगी मुझे, वो भी उल्टी, क्योंकि रियल है और इन्वर्टेड ही बनती है, रियल के साथ इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो रियल के साथ इन्वर्टेड, उल्टी इमेज मुझे यहाँ दिखेगी। किस पर?
शीशे में, इसमें दिखेगी, स्क्रीन पर दिख जाएगी मुझे, ठीक है। तो स्क्रीन पर जब हम किसी इमेज को बना सकते हैं तब हम उसको बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। और जब कोई इमेज सिर्फ मिरर में बन सकती है तब हम उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद बच्चों बात आती है, एक छोटा सा टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। ओके, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बताओ। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं और हम अपना राइट हैंड रेज करते हैं, राइट हैंड, तो हमें जो सामने बंदा दिख रहा है ना, हम खुद ही दिख रहे हैं एब्सोल्युटली, हम जो सामने देख रहे हैं उसको, अगर हमने अपना राइट हैंड रेज किया है तो उस बंदे का लेफ्ट हैंड रेज हो रहा होता है, करके देख लो, अभी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, हम राइट हैंड, हमारी जो राइट साइड है वो इमेज की लेफ्ट साइड बन जाती है और हमारी जो लेफ्ट साइड है वो इमेज की राइट साइड बन जाती है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, ठीक है। तो उसका भी रीजन यही है बेटा, क्योंकि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जब हम आगे अपनी गाड़ी में सपोज और अपने साइड व्यू मिरर से हम देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर जो होता है अपना साइड वाला, उसमें जब मैं देख रहा हूँ कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उसमें कोई पेशेंट है, तो उसको हमें जरूरी होता है कि उसको पास करने दिया जाए। तो जब मैं शीशे में देखूं ना, उसके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो मुझे शीशे में सीधा दिखे, ताकि मैं जल्दी से पढ़ लूं और उसको साइड दे दूं कि भाई जाओ जल्दी लेके जाओ फटाफट, है ना, इस तरीके से। क्योंकि अगर उस पर हम सीधा लिख देंगे तो मुझे शीशे में दिखेगा उल्टा, और उल्टा दिखेगा तो बंदे को पढ़ने में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, समझ आ रही है ना बात आपको। इसलिए उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन इमेज उसकी सीधी बन जाए, उल्टे की सीधी सीधी हो जाएगी, सीधे की उल्टी उल्टी हो जाती है। समझ आ रहा होगा आई होप। ओके, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है। जब हम एक प्लेन मिरर में इमेज बना रहे हैं तो उसका नेचर कैसा बनता है। तो उसका नेचर पता कैसा होता है, मतलब जब हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, जैसे सपोज करो ये प्लेन मिरर हो गया, इसके सामने मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो जितनी आगे रखी है उतनी पीछे बन जाएगी इमेज इसके, मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये रहेगी, ठीक है। एक्स डिस्टेंस है तो ये भी एक्स रहेगी, कोई दिक्कत, ठीक। इसकी जितनी हाइट है उतनी हाइट इसकी भी रहेगी, नहीं रहेगी बताओ, ठीक है रहेगी ना। मतलब सेम साइज की इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बनेगी, जितनी उसकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उतनी ही इमेज की भी डिस्टेंस रहने वाली है। और कुछ और ये भी तो है कि जितना मैं आगे बढ़ूंगा तो डिस्टेंस कम होगी, उतनी आगे मेरी इमेज भी बढ़ जाएगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाऊंगा तो इमेज भी मेरी पीछे होती जाएगी। और लेटर इन्वर्जन आपको मैंने बता ही दिया। तो ये सारे के सारे नेचर होते हैं किसके, इमेज के, जब इमेज एक प्लेन मिरर से बन रही होती है, ठीक है ना। समझ आ गया बच्चों सभी को। तो यहाँ पर हमारा प्लेन मिरर खत्म हो जाता है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर वगैरह आप देख सकते हैं कि भाई एज अ फेस देखने के लिए हम अपने ड्रेसिंग टेबल वगैरह उन सब चीजों में लगाते हैं, मिरर लगे होते हैं। नाई की दुकान, बार्बर शॉप में लगे होते हैं, कुछ शोरूम्स में लगे रहते हैं ताकि उनको बड़ा दिखाया जा सके। कुछ शॉप्स में वो स्पाई कैमरा की तरह भी लगा देते हैं। स्पाई कैमरा मतलब जो थोड़ा जिससे दिखता रहता है कि हाँ भाई कस्टमर्स अंदर क्या कर रहे हैं, वो कुछ उठा के इधर उधर चोरी तो नहीं कर ले रहे कुछ। हालांकि उसमें हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं, बट उसको भी यूज कर सकते हैं, प्लेन मिरर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसका जो आई मीन जो स्पेशल है वो कॉन्वेक्स ज्यादा अच्छे से काम करता है क्योंकि वो वाइड एरिया कवर करता है, ठीक है ना। अभी बताएंगे, आगे आएगा सब चीज। अब बेटा बात आती है स्फेरिकल मिरर्स की। किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बताओ। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब होता है, स्फेरिकल मिरर्स का मतलब है जो स्फेयर से बने। किससे बने बेटा, स्फेयर से। ये हमारा स्फेयर है, मैंने इसको इधर से काट दिया और इधर से काट दिया और दो मिरर्स इसमें से निकाल दिए, ठीक है। तो ये वाला जो मिरर मेरे पास आया, ये वाला जो हिस्सा मेरे पास आया, इसमें मैं क्या करूंगा, इधर पॉलिश कर दूंगा, इधर क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बनेगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है इसको जब मैं अलग कर दूंगा ऐसे यहां से, ये तो ये बनेगा बेटा कॉनकेव मिरर। कौन सा बनेगा, कॉनकेव मिरर। क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं क्योंकि स्फेयर से काटे गए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा देता हूं, चलो थोड़ा सा और बता दो इसके बारे में। पहले इसका बेटा सेंटर यहाँ पे होगा ना, सेंटर है ना, तो इस वाले का भी सेंटर यहाँ होगा और इसके बीच में क्या होता है, फोकस होता है। थोड़ा सा समझ लो, फिर यहाँ पे डीप में दोबारा से बताऊंगा।
ऐसे इधर इसका सेंटर, इस वाले का भी सेंटर इतनी दूर पे हो जाएगा और बीच में इसके फोकस हो जाएगा, ये वाला पोल होगा इसका, इसका पोल यहाँ पे होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं, सभी ने पढ़ रखा है सब चीज रिवीजन की तरह क्योंकि हम कर रहे हैं, बट स्टिल सारी चीजें मैं बताता चल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके चलो देखो बेटा, अब हमारे पास ये दो मिरर्स आ चुके हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसमें इसकी एक खासियत है कि ये बल्गिंग आउट होता है मिड से बल्गिंग आउट होता है। बल्गिंग आउट मतलब बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और जिसके अंदर अंदर की तरफ बेंट इन होता है, अंदर की तरफ बेंड होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। नाम से पता चला कॉनकेव, केव मतलब गुफा, ऐसा लगा ना ये गुफा सी बन गई अंदर की तरफ को गुफा सी, इसलिए कॉनकेव मिरर हो गया। और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसका सुनो, मैंने क्या बताया था अभी, सर्कल ऐसे बनेगा ना, तो सेंटर इसका इधर होगा नहीं होगा बेटा, सेंटर यहाँ होगा ना इसका, क्योंकि इसका अगर मैं सर्कल बनाने चलूं तो ऐसे बनेगा और सेंटर बीच में तो आएगा, इधर थोड़ी आएगा यार इसका सेंटर। और इस वाले का कहां आएगा, इसका सर्कल इधर बनेगा, तो बेटा इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर आएगा। और फोकस जो है इसके और इसके बीच में होता है, मतलब पोल और सेंटर के बीच में होता है एकदम, क्या फोकस, क्या होता है बीच में एकदम फोकस। इधर सेंटर है, यहाँ पर पोल है, तो एकदम मिड में क्या होगा, फोकस होगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। इस फोकस को ही हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी हम इसी को बोलते हैं। अच्छा आगे सुनना, अगर मुझसे प्रिंसिपल फोकस की कोई डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, तो मैं बेटा ये बताऊंगा कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स, when a parallel beam of light which is also parallel to the principal axis। principal axis क्या है, principal axis ये लाइन है जो मैंने खींची है, ठीक है, इसको बोलते हैं principal axis। क्या बोलते हैं बेटा, principal axis। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली भी इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड एफ इज प्रिंसिपल फोकस, ओके, एंड पी इज द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। और ये क्या बेटा, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है बेटा। इसमें क्या हो गया अपर्चर, यहां से लेके जो पूरा ना यहां से यहां तक, इसको अपर्चर बोलते हैं। ये सब चीजें हैं इस मिरर के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल्स है हमारी। अब हम चलते हैं बेटा कि प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होगी। तो हम बोलते हैं व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हिच इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falls on a mirror, then it converges, yeah, it meets at a point on the principal axis. It meets at a point on principal axis which is known as principal focus, ठीक है। मतलब जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सपोज करो यहां से मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालता हूं, ऐसे एक बीम भेज दिया भाई मैंने पैरेलल, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है ये, तो ये क्या करेगा, ये इधर को मुड़ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्स करता है, डाइवर्स मतलब फैला देता है, ठीक है, फैला देता है लाइट रेस को, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बताया मैंने, अभी इसका क्या रीजन बताया बेटा मैंने, इसका डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइट्स को फैला देता। देखो ये आ रही थी ऐसे सीधे जाने वाली थी बेचारी अच्छी खासी, ये लाइट्स ऐसे आ रही थी, बीच में ये पड़ा, ये शहजादे साहब पड़े और इन्होंने पता क्या कर दिया, लाइट को फैला दिया। जो लाइट इतने से पाथ में चल रही थी, इन्होंने इसको ऐसे कर दिया, ये देखो ऐसे कर दिया, ऐसे फैला दिया ना, ऐसे हो गया। अब जब ये ऐसे फैली तो बेटा जब इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मीट करेगी, ये वाली भी यहाँ मीट कर रही है, इसको पीछे ड्रॉ करूंगा यहाँ मीट करेगी, ये भी यहाँ मीट करेगी, ये सारी की सारी लाइंस एक जगह मीट कर रही है, जिसको हम बोलेंगे क्या, फोकस बोलेंगे। कहाँ मीट कर रही है बेटा, फोकस पे, ठीक है, जहां पर भी ये सारी की सारी लाइट मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ आ रहा है सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कैसे होगा फिर, तो बेटा यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि पैरेलल ना प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है बेटा कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में अंतर क्या है, ये क्या करता है, ये फैला देता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, फैला देता है,
और ये क्या काम करता है, ये इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा। अब भाई ये नहीं पता मुझे, हिंदी नहीं आती यार ज्यादा, आई एम सॉरी टू से, बट वो मेरी हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है। ओके, समझ जाना आप लोग, इकट्ठा कर देता है इसको, ठीक है। तो इकट्ठा करेगा क्या मतलब, एक तरफ कन्वर्स कर देगा, ठीक है, कन्वर्स कर देगा। ऐसे आ रही थी लाइट, सीधी जा रही थी बेचारी, लेकिन उसको एक जगह जोड़ देगा सारी लाइट्स को। तो ये कहां से जाएंगी, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये वाली ऐसे, ठीक है। एरोज बनाने कोई मत भूलना, वरना मार्क्स कट जाते हैं बेटा डायग्राम में। ऐसे करके जाएंगी। तो सारी की सारी लाइट देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट्स कहां पे मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर मीट कर रही है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और एफ मींस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। समझ आ गया? किसी को दिक्कत यहां तक समझ आ रहा है? सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। अब हम इन दोनों ही मिरर्स की वजह से देखेंगे कि जब मैं इसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग प्लेसेस पर जब रखी जाएंगी तो उनका नेचर कैसा बनेगा, ठीक है। लेट्स गो। अब आता है सबसे मेन टॉपिक, ठीक है। जब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन प्लेस्ड एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर पुट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर रखते हैं, तब उसका इमेज का जो नेचर है वो कैसा कैसा बनता है, ठीक है। तो उससे पहले बेटा मैं कुछ आपको रूल्स बताना चाहूंगा कि जब एक कॉनकेव मिरर है तो उसमें से किस किस तरीके से लाइट पास होती है। जैसे सपोज करो ये CAF है, अगर सपोज करो मैंने पैरेलल लाइट भेजी, तो वो पता है कहां से जाएगी, यस फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी बेटा, वो जाएगी फोकस से। हमेशा याद रखना, पैरेलल डालोगे तो फोकस से जाएगी। बोलो मेरे साथ, पैरेलल डालेंगे लाइट तो फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद। पैरेलल डाली, फोकस से चलेगी। एरो जरूर बनाना है। अब सपोज करो मैं क्या कर दूं, मैं फोकस से अगर डाल दूं, यहां मेरा फोकस है, सपोज ये मेरा सेंटर है, अगर मैं फोकस पे एक ऐसे लाइट डाल दूं तब क्या होगा, तो यहां टकराने के बाद, पॉलिश कर दो भाई इसमें, यहां टकराने के बाद ये इसके पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, इसके पैरेलल चली जाएगी। समझ आ रहा है? मतलब जब पैरेलल डाली तो फोकस से गई, और फोकस पे डाली तो पैरेलल गई। समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे सुनते हैं। सपोज करो ये पोल है, ठीक है, और मैंने बेटा पोल पर ही लाइट डाल दी, पोल पे सीधी लाइट डाली, तो ये सीधा एंगल बनाते हुए, यानी कि सेम एंगल बनाते हुए, जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। हाँ बिल्कुल उसी की तरह। किसकी तरह, किसकी तरह, जो हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। अभी पढ़ा था ना, प्लेन मिरर में भी क्या होता है, लाइट टकराती है, सेम एंगल बनाते हुए क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो पोल पर भी यही चीज है बेटा, जितना एंगल यहां पर बनेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी बनाएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फोर्थ एंड द लास्ट रूल ऑफ कॉनकेव मिरर वो ये है बेटा कि C, और यहां पे क्या है F है। अगर मैं C से एक लाइट डालता हूं, ठीक है, ऐसे डाली सपोज मैंने एक लाइट, ऐसे यहां से मारी, लिचकियां हूं, यहां पे गई, टकराई इधर, ऐसे यहां पे टकराई, और टकराने के बाद सेम पाथ पर बेटा वो वापस आ जाएगी। किस पे आएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। ऐसे गई है और ऐसे ही इसी पाथ पर ही वापस आ जाएगी। चारों रूल समझ आ गए? दोबारा सुनना, पैरेलल डाली, फोकस से गई, फोकस से डाली, पैरेलल गई, दोनों उल्टे हैं। पैरेलल डाली फोकस से डाली पैरेलल, पोल पे डाली, पोल पर वापस, मतलब सेम एंगल बनाते हो वापस। सेंटर पे डाली, सेंटर पर ही वापस, सेंटर पर डाली, सेम पाथ के थ्रू सेंटर पर ही वापस। अब चलते हैं बेटा आगे। तो बच्चों अब आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जितने भी हमारे इमेज फॉर्मेशंस हैं, यहीं पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदारी से पढ़ेंगे। देखना बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है सच में। सिर्फ ये 5-7 मिनट आप मेरी बात सुनना और सारे के सारे रे डायग्राम्स आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। आप ऐसे सोच के बता दोगे कैसे बनेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से बेटा। हमारे जो सबसे पहले केसेस है वो कितने, ये बताओ। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है ना, ये होता है ना कॉनकेव मिरर, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर, ये है हमारा पोल। अब मुझे बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकता हूँ। 6 केसेस आते हैं बच्चे, मुंह से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखूंगा ये वाली चीज, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बुक में दे रखा है सब चीज। बुक को खोल के बैठ गया वीडियो के सामने, सब चीजें एकदम रटती चली जाएंगी एक साथ, ठीक है ना।
समझ में आ जाएंगे अच्छे से। देखो इधर तो P और F के बीच में एक तो ऑब्जेक्ट रख सकता हूं मैं, बीच में रख सकता हूं इन दोनों के, ठीक है, एक केस। दूसरा केस की मैं फोकस पे रख दूं, इधर इधर खिसकाता जाऊंगा मैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फोकस पे रख दूं, फिर थोड़ा और इधर खिसका देते हैं, तो फोकस और सी के बीच में रख देते हैं यहाँ पे, फिर बेटा सी पे रख देते हैं थोड़ा और इधर, फिर सी से थोड़ा सा पीछे रख देते हैं, और फिर धीरे सी से देखो थोड़ा सा पीछे तो रख दिया, अब बहुत पीछे रख देते हैं, बहुत पीछे मतलब इनफाइनाइट पर रख देते हैं, कहाँ, इनफाइनाइट पर। तो एक तो इनफाइनाइट वाला केस, फिर 2 3 4 5 6 केसेस हमारे टोटल बने। तो इन 6 के 6 केसेस के लिए हम देखेंगे कि जब हम इन जगह पर हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब तब हमारी इमेज किस प्रकार की बनती है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना सभी को? ओके, चलते हैं। तो मैं ये वाले मिटा देता हूँ केसेस और इस पर हम अपनी इमेज बना रहे हैं। ठीक है, यहां है हमारा फोकस और यहां बेटा सेंटर। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा, आपको मैं सीधा ब्रह्मास्त्र देता हूं। अभी ब्रह्मास्त्र आपको क्या करना है सारे केसेस में, सारे के 6 है ना, 6 में से 5 केसेस में एक काम करना है, सिर्फ एक काम, क्या, 2 रेज डालनी होती हैं। एक रे आपको डालनी है पैरेलल, वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। जो हम पैरेलल डालेंगे वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और एक डालनी है सेंटर से। 2 सुन ली मेरी बात, एक डालो पैरेलल हो जाएगी फोकस से, और दूसरी डालो बेटा सेंटर पे, सेंटर पर ही वापस आ जाएगी। देखो कैसे, इसकी खोपड़ी से पैरेलल डाल दो, ठीक है, पैरेलल लाइट डाली ऐसे, एरो दिख रहा है तुम लोगों को, ये एरो ऐसे गई लाइट, पैरेलल डालिए तो कहां से टकरा के जाएगी, फोकस से जाएगी जी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी बेटा, बिल्कुल, एरो बनाना मत भूले, ऐसे चलेगी। अब इस सेंटर पे बंदूक रखो और इसकी खोपड़ी पे देके मारो बेटा निशान, एकदम हेडशॉट मार दो इसको, दे दो कार 98 है AWM, चलो ठीक है, यहां टकराई ऐसे करके, और टकराने के बाद वापस आ गई, तो इधर जा रही है अभी लाइट। अब यहां से मेरी आइज देख रही है, ठीक है, उसे क्या लगेगा, 2 लाइट ऐसे आ रही हैं। तो बेटा इमेज पता है कब बनती है, कहां बनती है इमेज, इमेज हमेशा वहां पर बनती है जहां पर दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर जाए। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, इमेज सिर्फ वहां बनेगी बेटा जहां पर दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज काटेंगी एक दूसरे को, वहीं पर इमेज बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। दोनों की दोनों रेज रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए, दोबारा समझना इस बात को, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको बेटा थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, यहां इंटरसेक्ट कर ली, यहां पर बन जाएगी हमारी इमेज। ये है ए बी, तो ये बनेगा ए डैश और बी डैश। किसी को दिक्कत यहां तक, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये सब चीजें हमारी होंगी। ये वाला पहला केस हो गया। और इसका आप अगर नेचर ऑफ इमेज लिखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा क्या, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, बोलो, क्योंकि इसके पीछे है तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, और सीधी बननी है इसलिए क्या बोलेंगे, इरेक्ट बन रही है। दूसरी चीज कहां पर रखी है बेटा, तो इमेज रखी, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखी थी ना, साइज कैसा बनना है इमेज का, तो एनलार्ज बन रही है, कैसी बन रही है, एनलार्ज। तो पहला केस आप लिखेंगे कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा नेचर आप ये लिखोगे कि बिहाइंड द मिरर, कहां पे बन रही है ये और बताओ, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है जी, ठीक है जी बच्चों, समझ आ रहा है। तीसरी चीज एनलार्ज बन रही है, कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड, मतलब बड़ी इमेज बन रही है, कैसी बन रही है बेटा, बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये एकमात्र ऐसा केस है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, कॉनकेव के केस में, ठीक है। कॉनकेव का सिर्फ यही केस है जिसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब जो बाकी के 5 केसेस में पढ़ाऊंगा ना, उन सभी में रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। देखो कैसे कैसे ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये बनी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर फोकस, दिस इज पॉल, दिस इज सेंटर। इन दूरियों को थोड़ा ना इक्वल रखना, ठीक है, वो बनाते हुए डायग्राम, वरना गड़बड़ कर दोगे बेटा। तो हमने फोकस और पॉल के बीच में तो ऑब्जेक्ट रखी, इस बार कहां की बारी है, फोकस की बारी है। तो फोकस से डालो, क्या क्या बताया मैंने, एक बार पैरेलल डाल दो, पैरेलल डालोगे तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी, ऐसे इधर चलेगी। और सेंटर से जब डालोगे तो इसकी खोपड़ी पे निशान लगाओ, एकदम ऐसे डालो, ठीक है, ऐसे जाएगी, सीधी गई ऐसे और वापस भी आ गई बेटा, ऐसे गई ऐसे और इसी पर टकराकर ऐसे वापस आ गई। तो जब वापस आएगी ऐसे आएगी। तो देखो ध्यान से, ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, उधर तो भाई मीट करेंगी नहीं, और इधर भी कहां मीट करेंगी, इधर।
पैरेलल लाइंस कहीं मीट करती है? नहीं करती, हमें नहीं पता कहां करेंगी, करती नहीं एक्चुअली में, तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट पर मीट करेंगी, कर जाती है इनफाइनाइट पे कर जाते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट पर जाकर कहीं मीट करेंगे, इनफाइनाइट पर। तो अब मुझे बताओ कि अगर इनफाइनाइट पर कहीं आगे चलेगी, यहाँ पे आ गया इनफाइनाइट, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पीछे बढ़ती आ रही है, तो इमेज ये नहीं बन जाएगी, यहाँ पे यहाँ कट करेंगी तो यहीं तो इमेज बनेगी इतनी बड़ी। देख लो कितनी बड़ी इमेज बन रही है यार, ऑब्जेक्ट इतनी सी थी और ये कट करी, हाँ तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये वाली इमेज बन जाएगी। समझ आ रहा है, इतनी बड़ी इमेज बन रही है। तो इमेज का जो नेचर बनेगा वो यहां पर कैसा बनेगा, पहले तो रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बन रही है और मिरर के सामने बन रही है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। दूसरी चीज क्या कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनी है और इंफिनिटी पर बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट इंफिनिटी। और तीसरा पॉइंट क्या, हाईली एनलार्ज्ड, इस बार बनी है बेटा हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत ही बड़ी इमेज बन रही है। देख रहे हो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और यहाँ छोटी सी ऑब्जेक्ट थी हमारे पास। समझ आ रहा है, ठीक है। देखो दोनों ही केसेस मैंने सिंपल सी बात बताई, आप कहां पर भी ऑब्जेक्ट को रखो आपको सिर्फ दो ही लाइट रेज डालनी है, एक तो पैरेलल जो कि जाएगी फोकस से, और एक डालनी बेटा सेंटर से इसकी खोपड़ी पर, वो वापस सेंटर पर ही वापस आ जाएगी। जहां पर ये दोनों लाइट मीट कर जाएंगी वहीं हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर पीछे मीट करके यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ पे बेटा पैरेलल जा रही तो इन्फिनिटी पर मीट करेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तीनों मैंने इसके नेचर्स लिख दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट अपने चारों केसेस और निपटाते हैं। अब देखना बेटा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज एफ, दिस इज सी। एफ पर मैं रख चुका था, अब रखूंगा किस पे, इस पे। दूसरा केस इधर भी बना देता हूं एक साथ। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो इसके बीच में रखा है, इस बार किस पे आ जाएगा, सी पे भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बनाते हैं। मैंने क्या बताया, एक बार डालो पैरेलल, पैरेलल डालेंगे तो जाएगी फोकस से, ओके फोकस से जाएगी, और दूसरी डालो बेटा इस पे, सी पे, यानी कि जब सी से इसकी खोपड़ी पर हम डालेंगे एकदम हेड से टच होते, तो ये मिरर थोड़ा सा आगे बढ़ा लो भाई, ऐसे, ठीक है। तो जब ये सीधी जाएगी तो टकराने के बाद वापस इसी लाइन पे, और यहां आकर यहां कहीं ये मीट कर जाएंगी, तो इमेज बन गई हमारी। यहाँ पे दिख रहा है कहां पे बन रही है, ये इधर की तरफ दोनों मीट कर जाएंगी, तो ये बनेगी ए डैश बी डैश इमेज, सॉरी ए डैश हिस्सा ये वाला होगा और बी डैश ये वाला होगा। ठीक है बेटा, ये है हमारा ए बी। तो दिख रहा है ए डैश नीचे पहुंच गया, हेड उल्टा हो गया इसका, पहले सर ऊपर था अब नीचे हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बन रही है, बिहाइंड सी या बियॉन्ड सी, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड, या फिर हाईली एनलार्ज भी बोल सकते हैं, एनलार्ज बोल दो इसको, एनलार्ज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। सी पर आ जाओ, मैंने क्या कहा, एक तो डालो पैरेलल, और कहां से जाएगी वो जाएगी बेटा कहां से, फोकस से जाएगी। अब और दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि सेंटर से डालो उसकी खोपड़ी पर, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही पढ़ना है आपको, सेंटर से डालो इसकी खोपड़ी पर। यहां से यार ये तो इस पे बैठा हुआ है, अरे अब क्या करें, आपने तो कहा था भैया सेंटर से इसकी खोपड़ी पर मारना है एकदम। हाँ बिल्कुल यार, मैंने कहा था यहां से इस पे डालूंगा तो ये तो सीधी ऐसे लाइन जाएगी, मिरर तो हमारा इधर है, ये ऊपर चलती जा रही है, ऐसे तो काम नहीं बनना, नहीं बनना ना। तो मैंने कहा था ना कि 5 केसेस के लिए ये वाली ट्रिक कहा था ना, ठीक है। तो जो छठा केस था ना, वो यही है बदतमीज, वो यही बदतमीज केस है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, कुछ नहीं है, इसका भी जुगाड़ है। 4 रूल्स जो पढ़ाए थे अभी, क्यों पढ़ाए थे, 2 ही नहीं पढ़ा था, फिर मैं तीसरा वाला जो है ना उसी को यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तीसरा वाला कौन सा वाला, देखो तीसरा वाला ये था बेटा कि जब हम फोकस पर लाइट डालते हैं ना, तो वो कहां से जाती है, तो वो पैरेलल जाती है। कहां से जाती है, पैरेलल जाती है। जब हमने पैरेलल डाली तो फोकस से गई, और जब डालेंगे फोकस पे लाइट तो वो जाएगी पैरेलल। अब देखो, अभी लाइट है ना 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कहां बनेगी, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, इमेज सिर्फ वहां बनती है जहां पर दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे,
ये तो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है ना भैया ना, दोनों रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसको देखना है इस वाले पॉइंट पे, ये रिफ्लेक्टेड है हाँ, ये वाली रिफ्लेक्टेड है हाँ, वो बेटे की जान यहीं पे बन जाएगी भाई, बन गई ना इमेज, ठीक है ना, यहां बनेगी इमेज। तो ऊपर से इधर की तरफ, मतलब ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, और ये है ए पॉइंट और यही पॉइंट है बी। तो इसके जस्ट नीचे बन गई, यानी कि जो इमेज बनी ना इस बार, वो उसी पर के नीचे, जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे ही हमारी इमेज भी बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, पहली बात कि सेम साइज की बन रही है। ऑब्जेक्ट जो है ना, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ अकेला ऐसा केस है जिसके अंदर जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगी। ओके बेटा, दूसरा सुनो, दूसरी चीज ये है कि बन कहां पर रही है, तो एट सी, एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। अच्छा बन कैसी रही, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है ना, बोलो बनी नहीं बनी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। आ गया समझ में, आ रहा है ना मजा, सच सच बताओ आ रहा है ना भाई। सिंपल सी यार दो ट्रिक्स दे दी आपको, एक तो पैरेलल डाल दो फोकस से चली जाएगी, सेंटर से डाल दो सेंटर पे वापस आ जाएगी, जहां कट कर जाए इमेज बन जाएगी। इस केस में हम सेंटर से नहीं डाल पाए तो इसमें हमने क्या करा, पैरेलल डाली फोकस से आई, फोकस पे डाली पैरेलल आई, यहाँ इंटरसेक्ट करें, यहाँ इमेज बन गई, सी पर बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, यहाँ भी पिछली बार बनी थी, बस फर्स्ट केस ऐसा था फर्स्ट वाला जिसमें रियल इन्वर्टेड बनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, दो केसेस और बनाएंगे बेटा, लग रहा है ना आसान, ठीक है, सुनते जाना। देखो बेटे, यह हमारा P, दिस इज F, दिस इज C, दिस इज P, F एंड C। हमने सेंटर तक रख लिया था, अब सेंटर से पीछे लेके जाओ, तो सेंटर से पीछे यहां पे आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो देखो सेंटर से पीछे रखी तो बेटा लाइन जाएगी ऐसे, और ये गुजरेगी कहां से, फोकस से। अरे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, हिल गया वो, कोई नहीं, ऐसे जाएगी, ठीक है। पैरेलल डाली तो कहां से जाएगी, फोकस से। और दूसरी मैंने क्या कहा था कि सेंटर से उसकी खोपड़ी पर, यहां से उसकी खोपड़ी पर निशाना मारो बेटा, इनको टच करा दो दोनों को, तो ऐसे जाएगी टकराएगी और इसी पर वापस होलेगी, इसी पर वापस होलेगी। तो इंसिडेंट भी यही है और रिफ्लेक्टेड भी यही है, इसमें इंसिडेंट ये है और रिफ्लेक्टेड ये है। तो बेटा रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों की दोनों यहां पर ये कट कर गई और यहीं पर हमारी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज बन गई यहाँ, ठीक है। तो ये था ए बी, इमेज बनी है, कैसी बननी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं, यानी कि छोटी इमेज बन रही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, बन रही है ना बेटा, हाँ। और क्या बन रहा है, बन कहां पर, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। किसी को दिक्कत बेटा यहां तक, बोलो, बिटवीन सी एंड एफ, ओके। आगे चलते हैं बच्चों, अब जो लास्ट केस हमारा आता है होता है इन्फिनिटी का, किसका केस आता है, अब आता है बेटा इन्फिनिटी का केस, ठीक है। इन्फिनिटी पर अब लास्ट रख देते हैं, तो ये हो गया इन्फिनिटी पर, मतलब कहीं पीछे ही रखी है, हमें पता भी नहीं है अब कितनी बड़ी इमेज है, कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है हमें नहीं पता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रखी है कहां पे, कहां रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है। अब मैं आपको एक टिक देता हूं, एक और सुनना ध्यान से, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। इसका आप उल्टा कर लो, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज बेटा फोकस पर बनेगी। समझ आया, रिपीट करूं, दोबारा सुना, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पर, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमारी फोकस पर, मतलब इमेज का फोकस, फोकस का इमेज, फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस, ऐसे चेंज हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो जब हमने बेटा फोकस आई मीन ऑब्जेक्ट को जब हमने इन्फिनिटी पर रखा तो हमारी इमेज जो बनेगी वो फोकस पर ही बनेगी, ठीक है। देखो कैसे, जब वो इन्फिनिटी पर रखे तो दो रेज आएंगी ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता भाई वो कितनी बड़ी है इमेज, कैसी नहीं है, ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है, हम तो ऐसे लेके आ जाते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आ गए, ठीक है, पोल पे टकराएगी तो पोल से ही वापस जाएगी,
जाएगी ना, बोलो ऐसे। अब मैंने क्या कहा, फोकस पर बननी है इमेज, पक्की बात है। तो आपको ये ट्रिक है बेटा, जब आपको पता ही है कि फोकस पर बनने वाली है तो आप फोकस पे बना दो, और यहीं पे टकराएगी फोकस पे, तो इमेज ऐसे ही बनने वाली है, पक्की बात है ये, ठीक है। ताकि आपका डायग्राम गलत ना हो ना, इसलिए आप क्या करेंगे, आप पहले इमेज को बना लेंगे। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि ऑब्जेक्ट क्योंकि मैंने इन्फिनिटी पर रखी है, तो हमारा जो इमेज है वो हमेशा फोकस पर ही बनने वाला है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी लाइट ऐसे डाल रहा हूं, और ये जो है बेटा ऐसे टकराते हुए जाएंगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर गई, और इमेज हमारी कैसे बन गई, फोकस पर बन गई। समझ आया कुछ? अब आप कहेंगे ये कैसा, ये कौन सी वाला लोग लगा दिया भैया आपने, ये तो आपने चारों में कोई नहीं पढ़ा था, ऐसे लाइट जा रही है तो क्या होगी। तो बेटा आप अभी बताओ, अभी मैंने कुछ कहा था कि ये कन्वर्स करती है, तो लाइट ऐसे जा रही थी, सीधी जा रही थी, लेकिन इसे मोड़ दिया और इसको इकट्ठा कर दिया, अंदर की तरफ मोड़ देती है लाइट। ये जो कॉनकेव मिरर है अंदर की तरफ लाइट को मोड़ देता है, तो जो बाकी की लाइट रेज आएंगी उनका भी तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगी ना, इधर उधर तो जाएंगी, तो लाइट ऐसे जाएगी और ये फोकस पर इमेज बना देगी, ठीक है बेटा। तो इसमें पहली बात एट फोकस बन रही है इमेज, कहां बन रही है, एट फोकस। दूसरी बात कैसी बन रही है, तो छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है यानी कि। और तीसरी बात रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, यहां पर भी रियल एंड इन्वर्टेड। किस किस को समझ आ गए, 6 के 6 केसेस बताओ मुझे, समझ आ गए होंगे आप सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो जब यहाँ पे रखा तो हमने डाला फोकस से डाली, पैरेलल गई, पैरेलल डाली, फोकस से गई, सेंटर पे डाली, सेंटर पर वापस यहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ पर इमेज बन गई, सारी नेचर लिख दिया हमने। ये चीज बता दी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी। और आपने जब अभी मैंने दूसरा केस रखा था नहीं वाला, जब फोकस पर मैंने ऑब्जेक्ट रखी थी, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी थी, तो इमेज कहाँ बननी थी, इनफाइनाइट पे नीचे बननी थी, उल्टी बहुत बड़ी इमेज बन गई थी, जो नीचे अभी डायग्राम बनाया था मैंने, यहाँ को बनाया था ना बेटा। तो ये सब चीजें हैं। अब चलते हैं बेटा हम आगे अपने इसके रूल्स पर, कुछ चीजों को देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, तो कॉनकेव मिरर को हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, थ्योरिटिकल पार्ट है, आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। सेविंग मिरर्स वगैरह वगैरह में यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें इतना पास होती है ना, वो आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में सेविंग मिरर होता है, घरों में भी लगा देते हैं हम लोग, तो उसमें बड़ा चेहरा दिखता है, फिर हम उसमें सेव करते हैं, ठीक है, जॉइंट ड्रॉप, तो उसमें बड़ी इमेज दिखती है। तो कौन सा केस है वो बताओ जरा, पहला वाला, जब हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखी थी तब वो बड़ी इमेज बनी थी ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वही वाली। चम्मच के अंदर हमारी उल्टी शक्ल दिखती है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव सरफेस है, उल्टी क्यों दिखती है, वही रियल इन्वर्टेड बननी है सारी की सारी। अब बेटा इसके बाद बात आती है मिरर फॉर्मूला की, किसकी बात आती है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, तो मिरर फॉर्मूले का मतलब है वही जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से अब, कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या 1/v प्लस 1/u, कुछ भी लिख लो आप, 1/v प्लस 1/u कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें v क्या है ये बताओ मुझे, v का मतलब क्या है, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और f क्या बेटा, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर था, यहां हमारा फोकस था, यहां हमारा सेंटर था। अब देखना कुछ चीजें बताऊंगा, पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक, ये हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। जो ये वाली दूरी है ना, ये वाली, ये हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। और जो सेंटर से लेके पोल तक की दूरी है, ये पोल तक की जो दूरी है यहां से यहां तक, मतलब ये वाली पूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको कहते हैं बेटा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, मैंने अभी क्या बोला था, ये पॉइंट इन इन दोनों के जस्ट बीच में है, तो ये अगर डिस्टेंस r है और ये f है, तो ये तुम्हें नहीं लगता कि f का डबल होगा r, नहीं लगता आपको f का डबल होगा r, ठीक है। मतलब अगर मैं ये लिखूं तो 2f हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, और f की वैल्यू निकालूं तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू r अपॉन 2 हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं कि फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने u को यहां रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखी, तो जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी वो u हो जाएगी। इमेज सपोज नीचे कहीं बन गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी।
किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन का, जो इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे जाके। न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के सारे डाल देंगे। तो फिलहाल हम कुछ यही देख लेते हैं, फॉर्मूलेस अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या क्या है। तो बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ? मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना हम जूम कर पा रहे हैं चीजों को, कितनी बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, अब बेटा हम एम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी भी ट्रिक बताता हूं मैं। देखो बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से भाई वो ध्यान नहीं देते क्लासेस वगैरह में, तो वो भूल जाते हैं कि यू क्या था और वी क्या था। इसकी ट्रिक है, देखो आप ये मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट पहले आता है इमेज पहले आता है? सोच के देखो, ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना भाई। आप जब तक मिरर के सामने जाओगे ही नहीं तब तक आपकी इमेज कैसे बन जाएगी, है ना? तो ऑब्जेक्ट को तो पहले आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पहले आया, ठीक है। अच्छा यू पहले आता है या वी पहले आता है? एबीसीडी में अल्फाबेट्स में क्या आता है? यू पहले आता है ना। तो यू जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों भाई, कैसी लगी घटिया सी ट्रिक? घटिया सी बता रहे हो? अबे भाई अच्छी ट्रिक है यार, याद हो जाएगा कुछ बच्चों को। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यू और वी में कौन पहले आता है? यू पहले आता है। ऑब्जेक्ट और इमेज में कौन पहले आता है? तो ऑब्जेक्ट पहले आता है। अच्छा बचा इमेज, और इमेज आएगा बाद में ऑब्जेक्ट के, यू के बाद में आएगा वी, तो वी की वैल्यू इमेज डिस्टेंस हो गई। समझ आया ना? आया ना? आया। आगे चलते हैं, चलो। तो m की वैल्यू बेटा एक होगी माइनस वी अपॉन और दूसरी होती है h2 अपॉन h1। m का एक और फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन एक तरीके का एफिशिएंसी है कि कितनी बड़ी इमेज में बना सकता हूं किसी मिरर या किसी लेंस की हेल्प से। ठीक है, कितनी बड़ी इमेज में बना सकता हूं। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन। अब अगर मैं कितनी बड़ी इमेज के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इमेज की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रखेंगे। याद रखना, ऐसे ही यहां पर इमेज वाली जो डिस्टेंस ऊपर थी ऑब्जेक्ट वाली नीचे थी, इमेज वाली हाइट ऊपर है ऑब्जेक्ट वाली नीचे है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। अब आप देखो m की वैल्यू ये भी और m की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को भी बराबर रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू क्या? माइनस v अपॉन u। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको बहुत बहुत यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। याद रखना, जब आपको इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यूज दे दे तो यहाँ पुट करना और चौथी की वैल्यू निकाल देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या बोला मैंने? चारों में से कोई भी तीन वैल्यू दे दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चौथी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना सारी की सारी चीज? लास्ट टॉपिक बच रहा है बेटा, 5 to 7 मिनट्स और लेंगे और उसमें हम अपना कॉन्वेक्स मिरर और खत्म कर देंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा ये वाला पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, साइन कन्वेंशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। देखना चाहिए, साइन कन्वेंशन का मतलब पता है क्या होता है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है 2D, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हुआ करता था। ठीक है, इसी को आप अपना मिरर मान लो कि यहाँ पे आपने अपने मिरर्स रख दिए। ये आपका क्या है? ये कॉनकेव मिरर आपने यहाँ रख दिया। तो इसके इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना बेटा, इधर की तरफ क्या होता है? बीच में होता है 0, इधर होती है सारी की सारी पॉजिटिव एक्सिस होती है ना, +1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे लिखते हैं, और ये लिखते हैं -1 -2 -3 लिखते हैं ना बेटे। ऊपर की तरफ लिखते हैं 1 2 3 प्लस का, और नीचे की तरफ लिखते हैं माइनस का। लिखते हैं ना, सबको बताना है बचपन से ही, है ना? तो इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लिख देता हूं, राइट की तरफ सबकी सब पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जो भी होंगी वो सबकी सब नेगेटिव। ठीक है, क्या लेंगे? नेगेटिव। और जो नीचे की तरफ होंगी, यानी कि जब अब नीचे की तरफ कौन सी वैल्यूज होंगी? तो होंगी ना जो हाइट ऑफ इमेज होगी। अगर इमेज बेटा नीचे की तरफ बननी है तो इमेज की जो हाइट होगी वो क्या लूंगा मैं? नेगेटिव लूंगा। अगर उल्टी इमेज बन रही है तो हाइट नीचे की तरफ होगी और नीचे की तरफ वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं, तो इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर की तरफ होगी तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक और चीज बताता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट को आप मिरर से कितनी दूर रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होगी, आप खुद सोच के बताओ।
क्योंकि मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में, हमेशा इधर ही रखोगे यार आप ऑब्जेक्ट को। आप मिरर के अंदर घुस के मिरर के अंदर रख दोगे ना ऑब्जेक्ट को, रख सकते हो मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट? नहीं रख सकते। आप मिरर के हमेशा सामने खड़े हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, आप हमेशा ऐसे सामने खड़े हो सकते हैं, अंदर जाके खड़े हो सकते हैं नहीं, तो उसको हमेशा हम लेफ्ट में रखेंगे। और लेफ्ट में रखेंगे इसका मतलब ऑलवेज ऑलवेज u की वैल्यू तो बेटा नेगेटिव ही लेनी है। तो क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू 10 दे, 15 दे, 25 दे, 5 दे, 2 दे, 3 दे, कितनी भी दे दे, आपको उसको ऑटोमेटिकली माइनस की वैल्यू ही रखनी है। और v की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? तो v की वैल्यू डिपेंड करेगी कि इमेज आपकी किधर बन रही है। v किस पे डिपेंड करेगा? v डिपेंड करेगा कि इमेज किधर बन रही है। अगर इमेज बेटा इधर बन रही है तब हम उसको माइनस की लेंगे, और अगर v उधर बन रहा है, इमेज उधर बन रही है, तो v की वैल्यू हम प्लस की लेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, सारी चीजें मैंने साइन कन्वेंशन में भी आपको बता दी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा उस टाइम पर भी। आगे चलते हैं बेटा। अब बात आती है बच्चे कॉन्वेक्स मिरर की। बहुत इजी टॉपिक है यार, दो ही केसेस बनते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका जो एफ है वो इधर है और सी बेटे इधर है, ठीक है, तो इसमें वो 6 केसेस तो बनने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि वो 6 केसेस कब बने थे? पोल और फोकस के बीच में रखो, फिर फोकस पे रखो, फिर फोकस और सेंटर के बीच में रखो, फिर इस सेंटर पे रखो, फिर सेंटर से पीछे रखो, और फिर इंफिनिटी पे रखो। और किधर रखते हैं? एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एफ सी वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तो राइट साइड में आते हैं, क्योंकि सर्कल इधर बनता है तो सेंटर भी इधर आएगा और फोकस भी इधर आएगा। तो इधर भैया केस भी इतने नहीं बनने वाले, तो इधर तो सिर्फ दो ही केस बनेंगे, या तो ऑब्जेक्ट को पास में रख दो या फिर बेटा ऑब्जेक्ट को दूर रख दो। दूर मतलब इनफाइनाइट पे रख दो। समझ आया? देखो चलो कैसे। तो मैंने क्या कहा था, वही वाला केस चलेगा अपना, वही वाली टेक, क्या कि एक तो पैरेलल डालो, हो जाएगी फोकस से। तो फोकस से क्या ऐसे डाल दू? नहीं, ये पार थोड़ी करेगी यार इसको। रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हम, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, ऐसे जाएगी। बट क्योंकि इधर जा रही है तो हमें पता लगेगा कि यार ये तो पीछे से आ रही होगी कहीं से, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट, तो इसको डॉट डॉट करके हमने यहां मीट कर दिया। दूसरी चीज, दूसरी कहां से जाती है? सेंटर से। तो इसकी खोपड़ी लो और ये वाला सी लो, यहां से बेटा ऐसे ताना लगाओ, ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, स्केल रखो, दोनों को ज्वाइन करो, और यहां से यहां तक तो डार्क लाइन खींचना, और इसके बाद डॉट 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 करके, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइन यहाँ पे मीट करी नहीं करी? देखो ये वाली और ये वाली मीट कर रही है ना, तो ये बनेगी ए डैश और बी डैश। कहां पे बननी है? कहां पे बन रही है? सी से भी पीछे बननी है, यानी कि बियॉन्ड द मिरर बननी है, बियॉन्ड द मिरर बननी है। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है ना, बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तीसरी चीज कैसी बननी है? डिमिनिश्ड बन रही है। कैसी बन रही है बेटे? डिमिनिश्ड बन रही है। समझ आ रहा है? ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको सुनते रहना है, समझ आ जाएगी, राइटिंग भी समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके कम से कम टाइम में, ठीक है बेटे। तो ये हमारी लाइन थी। इस बार हमने रखा इंफिनिटी पर। किस पे रखा? इस बार रखा हमने इंफिनिटी पर। और मैंने क्या बताया था बेटा अभी, कि जब हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पर बनेगी हमेशा? बोलो कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, अभी बताया था ना। तो इसका फोकस कहां है? सपोज यहां है, इसका सी की वैल्यू यहां है, तो क्या करेंगे बच्चे? एक डालेंगे यहां से, ठीक है, एक डाल देंगे हम कहां से? पोल पे। पोल पे डाली, सेम एंगल बनाते हुए वापस, ठीक है, ये सेम एंगल बनाते हुए वापस। अब क्योंकि इधर आ रही है तो हमें लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं ये पीछे से आ रही है लाइट, ठीक है बेटा। और मैंने क्या कहा? इमेज का बनेगी फोकस पे। तो फोकस पे ना आप इमेज बना दो यार, फोकस पे आप इमेज बना दो, ताकि आपको दूसरी लाइट को प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। अब क्योंकि ये तो होगी यहाँ पे, ये यहां टकरानी चाहिए, तो लाइट जो आ रही है वो ऐसे जाएगी सी पर होते हुए, देखो डिंग 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 डिंग, यहाँ ऐसे जाएगी और सी पर ही वापस आ जाएगी। तो देखो ये वाली और ये वाली यहाँ कट कर गई, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। समझ आया? है ना इजी, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। तो इसकी जो नेचर है वो क्या बनेगा कि बन रही है एट फोकस। दूसरी चीज डिमिनिश्ड बन रही है। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज कहां बन रही है? एट फोकस हो गया, डिमिनिश्ड हो गई, बियॉन्ड द मिरर नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। पोजीशन तो हमने बता दी ना,
वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने बेटा। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज देख पाए होंगे, सिर्फ दो केस है और दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि भाई जब आपको ऐसा मिरर यूज करना है, आपको ना ऐसा मिरर यूज करना है जिसमें हमेशा वर्चुअल इमेज मिले, सीधी इमेज मिले आपको, तो आप कौन सा मिरर यूज करेंगे? तो आप फटाक से बोलेंगे आप यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर आपने अगर यूज किया तो वहां तो 6 केसेस हैं और 6 केसेस में से सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सभी में इन्वर्टेड बनती है। समझ आ गया होगा? ठीक है, चलते हैं फिर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, कैसे हम डायग्राम्स बना रहे हैं, कैसे हमने साइन कन्वेंशन किया, रे डायग्राम्स, उनके रूल्स, प्लेन मिरर में कैसे बनती है, इनके यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस वही होते हैं कि भाई साइड व्यू मिरर में यूज करते हैं ताकि जो वाइड एरिया वो कवर कर सके, शॉप में यूज कर लेते हैं ताकि वाइड एरिया को वो कवर करके एक ही जगह दिखा सके। ठीक है, एक वो कॉर्नर पे यूज करते हैं रोड साइड में, रोड का जो ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड टर्न जो होते हैं, जैसे हम जा रहे हैं उधर से एक गाड़ी आ रही है ऐसे बीच में, लेकिन यहाँ दीवार है, पुल वगैरह के नीचे होता है ऐसा जनरली, ठीक है, अंडरपास जो बने होते हैं उसमें, तो वहां सामने हम एक ऐसा मिरर लगा देते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, एक बंदा उधर से आ रहा है, तो उधर वाले को इस मिरर में हम दिखेंगे और हमको उस मिरर में वो बंदा दिख जाएगा, वो पर्सन उधर से दिख जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कई कई जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अगली वीडियो में हम पूरा इसी तरीके से खत्म कर देंगे, 1 घंटे में आपकी वीडियो समाप्त होती है। पूरे लेक्चर को पूरा देखना, एंड तक देखना, और अगर आपको पसंद आई तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम्स में पूरा रिवीजन करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, बाय।